Hello and welcome to learning session. Today we are going to do question on chapter number 8. तो chapter number 8 के question हम start करते हैं. See, first question is why do bank engage in correspondent banking relationship? Correspondent banking relationship क्या था? एक बैंक दूसरे बैंक को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये सर्विसेज क्यों ली जाती हैं? तो आपका ऑप्शन है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. ऑप्शन 2 है आपके पास टू bypass regulatory compliance for cross border transaction. ऑप्शन 3 आ जाता है टू establish direct financial operation in foreign jurisdiction. एंड ऑप्शन डी क्या है? टू इंक्रीज देयर डोमेस्टिक कस्टमर बेस. तो क्या रीजन है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप का? कि हम क्या चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इजीली हो सके और हमारी ग्लोबल रीच जो है वो ज्यादा बढ़ सके, इसलिए हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. देन आता है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अ की रिस्क एसोसिएटेड विद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग फ्रॉम एन एएमएल और सीएफटी परस्पेक्टिव? मनी लॉन्ड्रिंग के परस्पेक्टिव से मेनली क्या रिस्क है इन डीलिंग विद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग? तो सबसे पहले इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटनी ऑन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन. इंक्रीज स्क्रूटनी जो है वो कभी भी एक हमारा रिस्क नहीं होती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. जितनी ज्यादा स्क्रूटनी होगी उतना बढ़िया, राइट. देन इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ड्यू टू इनडायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप. यस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के साथ डायरेक्टली नहीं डील कर रहे. फॉर एग्जाम्पल इफ SBI बैंक इन इंडिया इज डीलिंग विद लेट्स से चेस बैंक इन USA और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू XYZ कॉर्पोरेशन इन जो कि क्या है, USA की कंपनी है, ठीक है. तो SBI बैंक इस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है सर्विस किस चीज की, कि ये इस कंपनी का पेमेंट्स यहाँ पे क्लियर करवा रहा है इंडिया में. बट ये SBI बैंक इसको डायरेक्टली सर्विस नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, चेस बैंक के थ्रू इसको सर्विस दे रहा है. तो यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप हमारा स्टैब्लिश हुआ है. इस वजह से क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क हमारा हायर रहता है. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. और मेनली मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बढ़ता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में, कि दोनों बैंक क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर लेंगे कि उसने वेरीफाई करा होगा डिटेल को. दैट इज द मेन थिंग दैट क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट. अब आया था व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ड्यू डिलीजेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. जब आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ डील कर रहे हो तो वहां पे आपने प्राइमरली किस चीज के ऊपर फोकस करना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर, या उसके AML कंप्लायंस के ऊपर, या उसके ट्रांजेक्शन फीस के ऊपर, या फिर उसके कस्टमर बेस. तो आपका सही ऑप्शन क्या है कि आपको देखना है रिस्क प्रोफाइल क्या है और KYC की कंप्लायंस कैसी है उस बैंक में, राइट. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4. तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कैसे इंश्योर करेगा एक AML और CFT की रेगुलेशन को व्हेन डीलिंग विद रिस्पोंडेंट बैंक. मींस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जब रिस्पोंडेंट से डील कर रहा है वो कैसे देखेगा कि AML की कंप्लायंस हमारी हो रही है, क्या उस पर पूरी तरह रिलाई करके, ऑप्शन बी कस्टमर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करके एंड ट्रांजेक्शन डेटा रिक्वेस्ट करके जब भी जरूरी हो, ऑप्शन सी अवॉइड करके ट्रांजेक्शन अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड, या आउटसोर्स करके कंप्लायंस टू अ थर्ड पार्टी एजेंसी. तो इसका राइट आंसर क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे जैसे नेसेसरी होगा उस इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करते रहना है ताकि आप AML की कंप्लायंस को अच्छे से फुलफिल कर पाओ. क्वेश्चन 5. शेल बैंक किसे कहते हैं ML के अंदर? जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, नो, इसे नहीं कहते. A bank incorporated in jurisdiction where it has no physical presence and is not affiliated with regulated financial group. तो ये आपकी क्या थी डेफिनेशन थी शेल बैंक की. दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. व्हाट इज द रेकमेंडेड रेगुलेटरी अप्रोच व्हेन एस्टैब्लिशिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप? आप रेगुलेटरी अप्रोच कैसे ध्यान में रखोगे जब आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कर रहे हो? तो सबसे पहला, कंडक्टिंग इनिशियल ड्यू डिलीजेंस एंड देन रिलाइंग सोलली ऑन द रिस्पोंडेंट बैंक्स कंप्लायंस एफर्ट. मींस इनिशियली कर ली और फिर दूसरे बैंक पे डिपेंड हो गए, नहीं. इम्प्लीमेंटिंग ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक रिव्यू. यस, आपको ऑनगोइंग मॉनिटरिंग क्या करते रहना है, करते रहना है. और ऑप्शन सी ओनली रिव्यूइंग AML पॉलिसी ड्यूरिंग इनिशियल ऑनबोर्डिंग. नहीं, हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए प्रोसेस. देन अवॉइडिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग विद अवॉइड ही कर लो उसको, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है. ऑप्शन सही क्या है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. व्हेन शुड बैंक टर्मिनेट अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप? जब क्या हो, कुछ सीरियस कंसर्न हो, मेजर कंसर्न हो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, when there are significant compliance gap, high money laundering risk, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8.
What is an important regulatory requirement for payable through account in कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग? तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में जब आप पेबल थ्रू अकाउंट के साथ डील कर रहे हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मेक श्योर करना है कि कस्टमर की आइडेंटिफाई को अच्छे से वेरीफाई किया गया था, ठीक है, ताकि आप उसकी जो भी पेमेंट है फिर आप उस चीज को आराम से क्लियर कर पाए। तो ऑप्शन 1, द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मस्ट इंश्योर दैट रिस्पॉन्डेंट बैंक वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्डेंट बैंक से उस इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, व्हाट शुड अ बैंक कंसिडर बिफोर एंटरिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप विद अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन? फॉरेन बैंक के साथ से आने से पहले क्या देखना है कि वो किस कंट्री में है, क्या वो कंट्री हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन तो नहीं है, उस कंट्री के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, उस बैंक का क्या रिकॉर्ड है, एफएटीएफ में क्या इमेज है, ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। तो सही ऑप्शन क्या लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखना इतना ज़रूरी नहीं है, नहीं ना ही ट्रांजैक्शन फीस हमारा मेजर प्राइमरी फोकस होना चाहिए, और ना ही हमारा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ये सारी चीज़ों से हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी क्या है, सही है कि केवाईसी की पॉलिसी देखो और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखो। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इट्स रिलेशनशिप? क्यों जरूरी है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के लिए मेंटेन मॉनिटर करना? क्योंकि आपने ऑन इनिशियल तो कर ली, बट जब आप ट्रांजेक्शन कंटिन्यू कर रहे हो तो आप देखोगे कि क्वालिटी ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस के ऊपर आपके रिस्क की वैल्यूएशन चेंज होती है। रिस्क की वैल्यूएशन चेंज होने के बाद आप देखते हो कि अब मुझे इसके ऊपर क्या नया कंट्रोल्स लगाने चाहिए। और क्या कभी कभी क्या होता है कि इनिशियली बैंक फॉलो कर रहा हो सकता है, बट टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज होती है, न्यू लॉज आते हैं, तो हमें देखना कि ऑनगोइंग कंप्लायंस होती है या नहीं, अलाइन हो रहा है, हमारे जो भी हमने अग्रीमेंट करी उस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो इसका ऑप्शन सही क्या है कि टू वेरीफाई ऑल ट्रांजेक्शन अलाइन विद अग्रीड अपॉन बिजनेस रिलेशनशिप एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन ड्यू डिलिजेंस इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज ट्रू? क्या क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए, अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक शुड ऑलवेज अज्यूम दैट रिस्पॉन्डेंट बैंक हैज परफॉर्म्ड केवाईसी। नहीं, आपको अपना इंडिपेंडेंट करना है। देन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक शुड कंडक्ट इट्स ऑन ड्यू डिलिजेंस। यस। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैंक की होती है। एंड ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन वैल्यू एक्सीड। नहीं, वैल्यू का भी कुछ नहीं है, ड्यू डिलिजेंस आपको हमेशा करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट कि ये इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस में ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक डिटेक्ट ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क इन ट्रांजेक्शन? ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप? ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि आप फेक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दिखा के या वैल्यूज ऐसे चेंज करके वहां पे आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? लेजिटमेट देख इनवॉइसेस देखेंगे लेजिटिमेट है या नहीं, शिपमेंट राउट देखेंगे कि क्या ये जेन्युइन लग रहे हैं या नहीं, प्राइसिंग के डिस्क्रिपेंसी को चेक करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन क्या मतलब ऑप्शन ए हमें अभी सही लगा है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या बोला कि ऑनगोइंग इन बाय इंश्योरिंग ऑल ट्रांजेक्शन गो थ्रू सिंगल बैंकिंग चैनल, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बाय लिमिटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन ओनली टू वेल एस्टेब्लिश मल्टीनेशनल कंपनी, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही डील करो, कस्टमर तो आपके सारे हो सकते हैं, राइट। बाय अवॉइडिंग एनी ड्यू डिलिजेंस एंड अज्यूमिंग ट्रांजेक्शन्स आर लेजिटिमेट, ये भी गलत है, आप ऐसे अज्यूम करके नहीं चल सकते हो, राइट, फिर आपके ऊपर पेनल्टीज पड़ेंगी अगर आपने ऐसा किया। देन आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट रोल डज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अ फॉरेन बैंक्स होम कंट्री प्ले इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप? फॉरेन बैंक की होम कंट्री का रूल कैसे ध्यान रखता है कि अगर उस कंट्री में ज़्यादा अच्छे से लॉ लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो बैंक ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा होगा, एएमएल की कंप्लायंस अच्छे से होगी वहाँ पे, तो उस केस में रिस्क क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए इट डिटर्मिन वेदर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मस्ट कंप्लाई विद इंटरनेशनल एएमएल regulations. देन क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वाई आर एफएटीएफ आइडेंटिफाइड कंट्रीज कंसिडर्ड हाई रिस्क फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप? क्योंकि एफएटीएफ क्या करता है, कंटिन्यूस असेसमेंट करता है कंट्रीज के कि क्या वो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड को मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और जो कंट्रीज नहीं करी वो जो आइडेंटिफाई होती है वो कौन सी कंट्री होती है जहाँ पे रिस्क क्या मनी लॉन्ड्रिंग का हाई है, तो इसलिए उन कंट्रीज को
उन कंट्रीज को हाई रिस्क माना जाता है बिकॉज they have significant AML deficiencies and are identified as non-cooperative jurisdiction. ठीक है. Then question 15. What precaution should be taken when an Indian bank operate a foreign branch in high risk jurisdiction? जब आप हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में फॉरेन ब्रांच अप्लाई करो तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम कॉशन और हाई रेगुलेशन फॉलो करनी है, और जो भी स्ट्रिक्ट रूल है, दोनों कंट्री में अगर रूल डिफरेंट है तो जहां पे भी स्ट्रिक्ट है, इंडिया या दूसरी कंट्री, आपको स्ट्रिक्ट वाले रूल क्या करना है, फॉलो करना है. ठीक है. तो ऑप्शन बी, कंप्लाई विद बोथ होस्ट कंट्री एंड इंडियाज रेगुलेशन अप्लाइंग स्ट्रिक्टर ऑफ द टू. क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी असेस्ड व्हेन रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप. एग्जिस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप को इवेल्युएट करते वक्त क्या देखेंगे कि क्वालिटी कैसी थी ट्रांजेक्शन की, यस. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलेटरी वायलेशन भी हम देखेंगे. देन हम ये भी देखेंगे साइज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट बैंक्स टोटल एसेट. नहीं, टोटल एसेट से हमें इतना हमारे रिस्क पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. देन रिस्पॉन्डेंट बैंक्स एबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमर ट्रांजेक्शन डेटा, उसने डेटा प्रोवाइड किया या नहीं, यस. तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेल बैंक एंड कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बैंक मस्ट नॉट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद शेल बैंक. शेल बैंक के साथ नहीं करना, यस, ये सही है स्टेटमेंट. बैंक शुड वेरीफाई दैट कोरस्पॉन्डेंट बैंक डू नॉट अलाउ शेल बैंक टू यूज देयर अकाउंट, यस. क्योंकि अगर वो बैंक अलाउ कर रहा है तो हमें उसके साथ डील करते वक्त ध्यान से रहना होगा. ऑप्शन नंबर 3, शेल बैंक आर परमिटेड टू ऑपरेट इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर विद प्रॉपर AML कंप्लायंस. नहीं, इंडिया में अलाउड ही नहीं है इनके साथ डील करना. ठीक है. प्रोहिबिटेड है. प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि बिल्कुल ही उस चीज के ऊपर रोक लगा दी, किसी केस में अलाउड नहीं है. फिर ऑप्शन डी, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक शुड असेस वेदर देयर रिस्पॉन्डेंट बैंक कंडक्ट बिजनेस विद शेल बैंक. यस, ये आपको देखना है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर. हाउ शुड इंडियन बैंक ऑपरेट फॉरेन ब्रांचेस हैंडल AML कंप्लायंस. तो फॉरेन ब्रांचेस को डील करते वक्त ऐसे कंप्लायंस देखनी है कि होस्ट कंट्री के रूल फॉलो करने हैं. नहीं, आपको होम एंड होस्ट दोनों के रूल फॉलो करने हैं. फॉलो ओनली इंडियाज गाइडलाइन, नो, दोनों की फॉलो करनी है. देन फॉलो द स्ट्रिक्टर ऑफ होस्ट कंट्री और इंडियाज गाइडलाइन, यस. अगर दोनों में फर्क है तो जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है उसको आप फॉलो करो. And follow only FATF guideline disregarding local regulation. This is also wrong. So option C is correct. Then at the question 19, which of the following best describe FATF's role in correspondent banking regulation. तो FATF का क्या रोल है, FATF enforces penalties on non-compliant correspondent bank. पेनल्टीज लगाता है वो नॉन कंप्लायंट बैंक के ऊपर. क्या ये ऑप्शन ठीक है, नहीं. FATF क्या करता है, जस्ट इवेल्युएट करता है और कंट्रीज को एडवाइस करता है अगर उनको ज़रूरत हो, या आइडेंटिफाई कर देता है कौन सी कंट्री हाई रिस्क की है, पेनल्टीज नहीं लगाता. FATF प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर AML ड्यू डिलीजेंस इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप, यस. वो आपको ड्यू डिलीजेंस के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है. FATF डायरेक्टली वो मॉनिटर कुछ भी नहीं करता. FATF ना ही वो प्रिवेंट करता है बैंक को फ्रॉम इंगेजिंग इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. देन हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल डीलिंग विद एक्सचेंज हाउसेज. एक्सचेंज हाउसेज क्या थे कि जो आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं बिजनेसेस की, तो उनके साथ डील करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. तो ऑप्शन ए, वेरीफाइंग एक्सचेंज हाउस कंप्लायंस विद AML, यस, आपको चेक करना है कि वो AML के साथ कंप्लाई कर रहा है. एक्सचेंज हाउस हैज रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल, ये भी हम देखेंगे. और ड्यू डिलीजेंस भी देखेंगे कि उसका ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहा है या नहीं, ये भी हम देखेंगे. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के खत्म होते हैं. ठीक है.